हम लोगों ने आज पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके जरिए हम सांस लेते हैं। सांस लेने के जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है दैट इज वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का क्या मतलब है? पल्मो मीन्स लंग्स और वेंटिलेशन मीन्स इन एंड आउट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं और तबादला हो रहा है ऑक्सीजन का किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी एनाटॉमी देखते हैं कि इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके अगर हम जनरल पार्ट्स देखें तो नोज, देन फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है आपका? फेरिंग्स आपके गले को कहते हैं, थ्रॉट को कहते हैं। देन आपका लेरिंग्स है, लेरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स। देन आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया उसके बाद ये आपकी एयर कैनाल भी कहलाती है। देन ब्रोंकाई एंड देन लंग्स। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो नोज, नोज के बाद फेरिंग्स, देन आपका लेरिंग्स, उसके बाद ये आपकी ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाके दो में डिवाइड हो रही है, बाइफिकेट कर रही है। राइट साइड पे राइट लंग के अंदर जा रही है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग के अंदर जा रही है। पेयर ऑफ लंग्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जिनके अंदर जो है जाके ये ट्रेकिया मजीद जाके डिवाइड करती है। राइट साइड के ऊपर जब ये डिवाइड करेगी तो इसको राइट ब्रोंकस कहेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर जब जाएगी तो लेफ्ट ब्रोंकस कहेंगे। मजीद जब ये डिवाइड कर करके लास्ट में जो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, दीज आर ब्रोंक्यूल्स। देखिए मजीद वो डिवाइड होते जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट में ये एल, ये देखें थैलियां बनी हुई हैं पिंक पिंक कलर में। ये जो थैलियां हैं ये क्या हैं? ये एल्व्यूलाए हैं। ये एयर फिल्ड वेसिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एयर फिल्ड वेसिकल्स। मतलब जो आप सांस अंदर लेके जाते हो उन्होंने सारे पाथवे से गुजर के लास्ट में किधर जाना है? इन एल्व्यूलाए तक। आप यहाँ पे जो है थोड़ी सी इन्होंने डिवीजन की है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ऊपर के जो तीन हैं पार्ट्स, नोज, फेरिंग्स और थोड़े से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको उन्होंने कह दिया ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ रहे हैं। नीचे उन्होंने कह दिया कि लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और जो लंग्स हैं वो किस में आ जाते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अब इसके अंदर जो है ये मैंने आप लोगों को एयर पाथवे अभी जो बताया है कि अगर आप नोज से सांस लेते हो नेजोफेरिंग्स में पहले आपकी ऑक्सीजन जाएगी, अगर माउथ से लेते हो तो ओरोफेरिंग्स में जाएगी, देन लेरेंजोफेरिंग्स, देन ट्रैकिया। ये आपका एयर का फ्लो है कि एयर कहाँ से कहाँ जा रही है। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई से ब्रोंक्यूल्स एंड देन लास्ट में एल्विलाई। ये आपका एयर का पाथवे या रूट है। अब रिस्पायरेशन का प्रिंसिपल क्या है? मेन पॉइंट जो रिस्पायरेशन का है वो ये है कि आपकी बॉडी के जो है अंदर ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो, हर सेल तक जाए, सेल उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करे। सेल के सर्वाइवल के लिए उस ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर उस सेल को वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल का सर्वाइवल नहीं होगा। और आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाए। जिस तरीके से सेल के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है उसी तरीके से आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालना जरूरी है। वरना अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में स्टे करेगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। कैसे नुकसानदेह है, क्या रिएक्शन करती है, क्या बना सकती है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। हवा जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जरूर मौजूद होती है लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो उसका प्रेशर है वो कम होता है। तो डिफ्यूजन की मदद से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। डिफ्यूजन की मदद से मतलब कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपके नोज या माउथ से एंटर होके जब आपके लास्ट में एल्वुलाई तक जाती है। एल्वुलाई पे जाकर जो है फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। एल्वुलाई पे जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। दैट इज व्हाई दे आर, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्योंकि इसके अंदर एल्वुलाई, लंग्स ये इन्वॉल्व है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। और इस अमल से आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी, आपके सेलुलर लेवल तक पहुंचाई जाती है। और आपके सेल्स के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके मुतबादिल जो है वो
एक्सहेल कर दी जाती है। आप इनहेल तो करते हो ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन, लेकिन जब आप उसी एयर को अपनी बॉडी के अंदर से एक्सहेल करते हो तो उसके अंदर से ऑक्सीजन आप यूटिलाइज कर चुके होते हो, और उसके बदले में जब आप एक्सहेल करते हो तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पल्मोनरी पल्मोनरी वेंटिलेशन, अभी यही मैं चीज मैं आपको एक्सप्लेन अभी कर रही थी थोड़ी देर पहले कि पल्मोन मींस लंग्स, वेंटिलेशन मींस ब्रीथिंग। जो मैंने अभी आपको पाथवे दिखाया था कि इस पाथवे से एयर जो है लंग्स के अंदर जाती है, और इस पाथवे से एल्विलाई तक पहुंच गई है। एल्विलाई पे जाकर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्विलाई जो है ये हवा की भरी हुई थैलियां हैं, या इनको कहते हैं एयर फिल्ड वेसिकल्स या एयर फिल्ड सैक्स। तो इनके अंदर जब ऑक्सीजन आ जाती है ना, अब इनके गिर्द होती हैं कैपिलरीज। इनके गिर्द क्या होती हैं? कैपिलरीज। तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन की मदद से एल्वुलाय से निकलकर उन कैपिलरीज के अंदर चली जाती है, और उन कैपिलरीज के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन की मदद से जो है किधर आ जाएगी? एल्वुलाय के अंदर। ठीक है। एल्वुलाय से ऑक्सीजन निकली, सेल के अंदर चली गई, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और किधर आ गया? एल्वुलाय में, और उसी एयर को फिर आप बाहर निकाल देते हो। डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो आप इनहेल कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, उसका प्रेशर ज्यादा है, और जो आप एक्सहेल कर रहे हो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ भी ये बता रहे हैं यही चीज है कि आप जब इनफ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, आउटफ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। ठीक है। और ये होता किसके दरमियान है? आपके लंग्स और आपके एटमॉस्फेयर, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान में होता है। और इसी चीज को भी मैंने आप लोगों को 2 से 3 दफा एक्सप्लेन किया है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है। पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे है? कि जब आपकी एयर मूव करती है लंग्स के अंदर, एयर लंग्स के अंदर तब मूव करेगी जब लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम है। ठीक है। प्रेशर कैसे कम होता है ये आगे हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि लंग्स के अंदर इंटरनली तौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कम है। तो अगर वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, लंग के अंदर का एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो बाहर से हवा अंदर की तरफ आएगी। ठीक है। अगर लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर की निस्बत जो है वो कम है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, अंदर कम है, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। और एक्सपायरेशन में इससे ऑपोजिट होता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है? इससे ऑपोजिट होता है। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ डिफ्यूजन होगी। आपकी ऑक्सीजन जो है आपकी, वो ऑक्सीजन कह रही हूँ, आपकी जो एयर है वो आप एक्सहेल कर दो। अब इसके अंदर एक एक करके इन्होंने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का थोड़ा सा मैकेनिज्म बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन देखते हैं। इंस्पायरेशन क्या था? इनफ्लो ऑफ एयर। आपकी एयर आपके लंग्स के अंदर एंटर हो रही थी। तो इंस्पायरेशन की शुरू में इन्होंने थोड़े से मसल्स वगैरह बताए हैं, क्योंकि मैकेनिज्म समझने के लिए हमें कुछ मसल्स के नाम आएंगे कि कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, कौन सी चीज रिलैक्स करती है, कैसे स्पेस बनती है तो हवा अंदर आएगी। इंस्पायरेशन में एक प्रिंसिपल मसल्स हैं और एक्सेसरी मसल्स हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल मसल्स में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स आ जाते हैं। ये आपका डायफ्राम की देखें शेप पैराशूट जैसी है। इसको अंडरलाइन कर लिए, एमसीक्यू भी आ सकता है कि आपके डायफ्राम की क्या शेप है। ये आपका डायफ्राम हो गया। डायग्राम में भी शो किया हुआ है इन्होंने डायफ्राम। और इसके अलावा स्टेनोक्लाइडोमेस्टॉइड, स्केलेनी, स्ट्रेटस इंटीरियर, पेक्टोरलिस माइनर, ये आपके एक्सेसरी मसल्स हैं जो कि इंस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। थोड़े से मुश्किल नाम है, लेकिन आप याद कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब मेन मैकेनिज्म, किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एयर आती है। सबसे पहले कह रहे हैं कि आपका जब आपने सांस लेना है, आपने हवा एयर अंदर लेके जानी है, सबसे पहले क्या चीज होती है? आप खुद ये साथ साथ फील कीजिएगा। सबसे पहले कह रहे हैं आपका डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन आप फील नहीं कर सकते, इसके नेक्स्ट 1-2 स्टेप्स आप फील कर सकते हो। आपका जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपकी चेस्ट कैविटी जो है, जब आप सांस जरा लो और नोट करो, आपकी चेस्ट कैविटी जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। आपकी चेस्ट कैविटी अपवर्ड मूवमेंट मतलब वर्टिकली ऊपर जा रही है, और आपकी जो स्टर्नम है
वो आगे की तरफ जा रही है। स्टर्नम जो है ये आगे की तरफ मूव करी, जैसे ही आप सांस ले रहे हो आपकी चेस्ट कैविटी वर्टिकली जो है वो इंक्रीज उसका डायमीटर हो रहा है। सांस लेके इस चीज को नोट करें। आपकी जो रिब्स हैं वो भी अपवर्ड मूवमेंट शो करेंगे, और आपकी जो है स्टर्नम भी आगे की तरफ जाएगी, मतलब ये स्पेस बढ़ रही है। आप खुद नोट करो कि ये स्पेस बढ़ रही है। तो इस तरह से करने से, इन सब सब स्टेप्स से आपकी जो चेस्ट के अंदर डायमीटर है या चेस्ट के अंदर जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाती है। चेस्ट के अंदर इधर स्पेस डायग्राम में देखें तो स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, तो जो आपके लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो फूलेंगे, एक्सपैंड करेंगे। जब वो एक्सपैंड करेंगे तो उनके अंदर जो इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर है या इंट्रा थोरेसिक प्रेशर है, उस थोरेसिक रीजन का जो प्रेशर है, जगह बढ़ गई है, जगह बढ़ गई है, ठीक है, स्पेस ज्यादा हो गई है, डायमीटर ज्यादा हो गया है, तो उधर प्रेशर कम हो जाएगा। अब इंट्रा एल्वुलर एल्वुलाई के अंदर प्रेशर या उस रीजन के अंदर प्रेशर कम हो गया है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम हो गया है। चेस्ट जो है, जैसे ही डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपकी चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ मूव की, आपकी स्टर्नम बाहर की तरफ आई, आपका जो है चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर गई है, आपके लंग्स जो है उनकी जगह मिल गई ज्यादा, वो थोड़े एक्सपैंड कर गए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या हो गया, इंट्रा ओव्यूलर प्रेशर या इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया। ज्यादा स्पेस हो गई है ना, तो जो है प्रेशर डिक्रीज कर गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है। जो बाहर से अंदर की तरफ हवा अब क्या होगी, इंस्पायर होगी, आप हवा अंदर एंटर करवाओगे। तो एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, और इसको क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। अब इसका ऑपोजिट जो है वो एक्सपायरेशन है। उसके अंदर जो है चेस्ट कैविटी क्या होगी, कम होगी, उसका साइज कम हो जाएगा, उसके अंदर मूवमेंट जो होगी चेस्ट कैविटी की वो डाउनवर्ड हो जाएगी। इसमें वर्टिकल थी, चेस्ट ऊपर की तरफ फॉरवर्ड की तरफ जा रही थी। चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पे ये देखो, इन्होंने इनहेलेशन में ये देखें, ये चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है डायग्राम में, जैसे कि हवा अंदर आ रही है चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है, और एक्सहेलेशन में जब हवा बाहर निकल रही है तो चेस्ट कैविटी दोबारा से अपनी एक्चुअल हालत में रिलैक्स होके आ रही है। जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है और आपकी स्टर्नम फॉरवर्ड मूव करती है, तब आपका डायफ्राम कंट्रैक्ट कर रहा है, और इनहेलेशन में आपका डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, एक्सहेलेशन में आपका डायफ्राम रिलैक्स करता है। फिर एक्सपायरेशन की बात करें या एक्सहेलेशन की बात करें, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर से जो है, जब ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आके एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, वो ऑक्सीजन जो है वो आपकी कहाँ चली गई है, आपके ब्लड के अंदर चली गई है, ठीक है। आपके ब्लड से वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी, और जिस 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 सेल को चाहिए, मतलब हर सेल को ही चाहिए, हर सेल को मिल जाएगी। अब उसके बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है एल्व्यूलाई में। एल्व्यूलर स्पेस के अंदर जो अब एयर एंटर होगी उसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एक्सेस होगी, और इसी एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी से एक्सहेल आउट कर देंगे। कौन कौन से मसल्स जो हैं वो एक्सपायरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स, एक्सटर्नल ओब्लिक एब्डोमिनस, इंटरनल ओब्लिक एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। इनकी लोकेशन कि मैं आपको बताऊं ये इधर होता है, ये इधर होता है, इधर होता है, जरूरी नहीं है। बस यहाँ नाम लिखे हुए हैं, आपको ये नाम आने चाहिए। थोड़े मुश्किल नाम है, आई नो, लेकिन आपको थोड़ी इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे, एक दफा लिख के याद कर लेंगे, तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे, और आप लोग आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। अब हम लोगों ने इंस्पायरेशन का अमल देखा था, अब उसका ऑपोजिट क्या है, एक्सपायरेशन। इसमें रिलैक्स होंगे मसल्स, इंस्पायरेटरी मसल रिलैक्स हो जाएंगे, आपका डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, आपकी चेस्ट कैविटी का डायमीटर डिक्रीज होगा, ठीक है। आपकी चेस्ट कैविटी डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगी, जिसकी वजह से आपकी स्पेस कम हो गई है। अब जो चीजें पहले स्पेस बढ़ा के प्रेशर कम कर रही थी, अब क्या है, अंदर ऑलरेडी एयर आ चुकी हुई है। आपका वो जो सारा चेस्ट कैविटी थी अब वो क्या हो गई, कम हो गई। तो थोड़े से स्पेस के अंदर अब देखें वहां पे एयर ज्यादा है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो आपकी बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है अब वो ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या कहता है, या प्रेशर ग्रेडियंट क्या कहता है, कि अब जो है ज्यादा से कम की तरफ मूव करती है एयर। तो अंदर चेस्ट बॉडी के अंदर क्या है,
एल्वुलर एल्वुलर प्रेशर या फिर कह लें इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज्यादा है, तो इधर से एयर मूव करेगी बाहर, इधर से एयर मूव करेगी बाहर। इसको दोबारा समझते हैं। आपका डायफ्राम रिलैक्स हुआ, आपके इंस्पायरेटरी मसल्स रिलैक्स हुए, ये रिलैक्स होने से आपकी चेस्ट कैविटी भी डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगी और आपका चेस्ट का डायमीटर भी कम हो जाएगा। ठीक है, अभी डायमीटर कम हो गया, अब अंदर ऑलरेडी एयर है, ये बात आपको समझ आई है। डायमीटर कम हो गया, अंदर ऑलरेडी एयर है, तो ये जो है डिक्रीज होने से, क्या स्पेस डिक्रीज होने से आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेशर जो था वो ज्यादा हो जाएगा। पहले स्पेस ज्यादा थी तो नॉर्मल था, अब स्पेस कम कर दी है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ज्यादा से कम की तरफ हवा एक्सेल आउट हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जो है, अब ये देखें डिफरेंस देखें, चेस्ट कैविटी के जो है डिक्रीज होने से या इंस्पायरेटरी मसल के रिलैक्स होने से सिर्फ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से 762 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सिर्फ 2 पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इंक्रीज तो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सिर्फ 2 पॉइंट। ऐसा नहीं है कि वो 500 था तो वो 1000 हो गया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है, और उस डिफरेंस से भी जो है एयर मूव आउट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पल्मोनरी वॉल्यूम्स हैं। जब आप नॉर्मल, अभी आप बैठे हुए हो, आप सांस ले रहे हो, आप नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, आप फोर्सफुली नहीं कर रहे हो, आपको सांस लेते हुए जो है वो जोर नहीं लगाना पड़ रहा, आपको अपना माइंड लगा के याद करके सांस लेना पड़ रहा, आपकी बॉडी जो है वो खुद ही आपको, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये सारा कुछ, आप सांस ले रहे हो विदाउट यू नोइंग, आप सांस ले रहे हो। तो ये जो नॉर्मल इंस्पायर्ड एयर होती है, नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये जो होता है इसको कहते हैं आपका टाइडल वॉल्यूम, कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी हवा आप अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हो और उसको बाहर निकाल रहे हो। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मली अभी आप बैठ के जो सांस ले रहे हो, आप कितनी हवा अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हो और उसको बाहर निकाल रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। फिर एक होता है कि आपने नॉर्मल एक्सपायर जो है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपने नॉर्मल सांस लिया, ठीक है, उसके बाद आपने खींच के फोर्सफुली सांस और अंदर हवा खींची, ठीक है, आपने नॉर्मल सांस जैसे नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, उसके बाद आपने खींच के जो है और सांस लिया, ठीक है, इसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है? 3000 ml। तब आप इतना ज्यादा एयर को 3000 ml तक अपनी बॉडी के अंदर लेके जा सकते हो। फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद नॉर्मल सांस आपने इंटर किया, नॉर्मल सांस ही आपने, नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल इनटेक ने, उसके बाद नॉर्मली उसको बाहर निकाला, उसके बाद आपने जोर लगा के अंदर ऑलरेडी जो मौजूद लंग्स में हवा थी वो भी बाहर निकाल दी। आपने नॉर्मल सांस ले रहे हो, नॉर्मली बाहर निकाल दिया, उसके बाद आपने जोर लगाना है। अच्छा, अब ये चीज नोट करो कि जब आप नॉर्मली इंस्पायर कर रहे थे तो आप ज्यादा हवा खींच रहे थे, ले जब सॉरी फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे थे तो आप ज्यादा हवा खींच रहे थे, ज्यादा हवा खींची आपने, आपने वॉल्यूम ज्यादा एंटर किया। लेकिन जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करोगे तो आपसे इतनी हवा जो है वो एक्सहेल आउट नहीं होगी, कोशिश करें, नहीं हो रही। तो आपका जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, मतलब एक्सपायरेशन फोर्सफुली जो होती है, उसका थोड़ा वॉल्यूम कम होता है, वो कितना है देखें, 1100 ml। फिर आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि फोर्सफुली एक्सहेल आउट करने के बाद भी आपके लंग्स के अंदर रह जाता है, वो आप बाहर नहीं निकाल सकते एयर। वो कितना है? 1200 ml। वो कितना है? 1200 ml। तो ये आपकी जो है पल्मोनरी वॉल्यूम्स है। आपको पल्मोनरी वॉल्यूम का अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको इंडिविजुअल वॉल्यूम्स की डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, आपको इंडिविजुअल वॉल्यूम के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पल्मोनरी कैपेसिटीज। अब एक या दो वॉल्यूम्स को आपस में जो है कॉम्बिनेशन करके कैपेसिटीज पल्मोनरी बताई गई हैं। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज क्या है? सम ऑफ टू और मोर देन टू पल्मोनरी वॉल्यूम्स। सबसे पहली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि आप टोटल कितनी हवा अंदर लेके जा सकते हो, टोटल आप कितनी हवा अंदर ब्रीद इन करवा सकते हो। एक आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, और एक आपका फोर्सफुल ब्रीदिंग।
फोर्सफुली अंदर जो लेके जा रहे हो, मतलब क्या था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना हो गया, 500 ml आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है, और फोर्सफुली आप कितनी अंदर लेके जा सकते थे, 3000 ml। तो ये 3500 आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, कि इतनी आप इंस्पायरेशन से एयर अंदर जा सकती है। देन फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो आप नॉर्मली जब ब्रीथ कर रहे हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 500 ml अंदर गई हवा, 500 ml बाहर निकल गई। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो है ना, नॉर्मल आपने एक्सपायर किया हवा, नॉर्मल आपने एक्सपायर की, तो आपकी बॉडी के अंदर कितनी हवा रह जाएगी, नॉर्मल आपने 500 अंदर निकाल एंटर की, 500 बाहर निकाल दी, तो आपके लंग्स के अंदर ऑलरेडी कितनी होगी, एक आप उसकी थी रेजिडुअल कैपेसिटी जो कि आप नहीं निकाल सकते, वो कितनी थी, 1200, और एक उसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था जो कि आप जोर लगा के निकालते हो, वो कितना था, 1100। तो ये टोटल मिला के कितनी हो गई, 2300। दोबारा सुने, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या थी, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, नॉर्मल इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नॉर्मल वेंटिलेशन में इनफ्लो और आउटफ्लो के बाद आपकी बॉडी जो है वो कितना, आपकी बॉडी के अंदर रेजिडुअल कैपेसिटी कितना एयर रह गया है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग 500 आया, 500 गया, तो अंदर कितना रह गया, एक वो जो कि निकल ही नहीं सकता, वो कितना था, वो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कितना भी जोर लगा लो आपके लंग्स में से नहीं निकल सकता, ये 1200। और एक आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन पे आप निकालते हो, इधर तो नहीं ना फोर्सफुल की, इधर तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, एक 1100 है और एक 1200 है, तो ये 2300 आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन गई। देन आपकी वाइटल कैपेसिटी, कह रहे हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपेल फोर्सफुली फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ डीप इंस्पायरेशन। पहले आपने नॉर्मल ब्रीदिंग की, नॉर्मली आप सांस अंदर लेके गए, फिर आपने जोर लगा के सांस अंदर लिया, मतलब 500 जमा 3000, उसके बाद आपने जो है फोर्स लगा के बॉडी से सांस बाहर निकाल दिया, तो जो अंदर ऑलरेडी मौजूद था 1100 वो भी निकाल दिया। तो ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि आपने पहले नॉर्मल ब्रीदिंग की, टाइडल वॉल्यूम, देन आपने जो है फोर्सफुल इंस्पायरेशन आई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन आपकी फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी क्या आएगा आपका, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 500 प्लस 3000 प्लस क्या है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100। तो ये टोटल आपकी वाइटल कैपेसिटी कितनी बन जाती है, 4600 ml। देन आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, आपके लंग्स के अंदर टोटल जो है अमाउंट, इट इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम टू विच द लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड, कितनी एयर जो है वो आपके लंग्स के अंदर आ सकती है। सबसे पहले कितनी आएगी, नॉर्मल ब्रीदिंग वाली टाइडल वॉल्यूम, फिर आपने फोर्सफुली सांस लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये सम ऑफ ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम्स है, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेट टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 1100, और उसके बाद लास्ट में वो कौन सा था जो बिल्कुल नहीं बाहर निकाल सकते, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200। इन सबको प्लस करें, सम ऑफ ऑल वॉल्यूम्स इज टोटल लंग कैपेसिटी विच इज 5800 ml। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। कह रहे हैं कि एक मिनट में आप कितना बॉडी के अंदर लेके जाते हो एयर को, और कितना उसको बाहर निकालते हो। अब एक मिनट के अंदर आपको पता है आप एक मिनट में कितनी दफा सांस ले सकते हो, एवरेज क्या है, एक मिनट के अंदर आप एवरेज 12 दफा सांस लेते हो। ठीक है, कितनी दफा सांस लेते हो, एवरेज 12 दफा, ये एवरेज है, एग्जैक्ट नहीं है। तो एवरेज अगर आप 12 टाइम जो है ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हो, तो वो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट क्या है आपका, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट है। मतलब 500 ml अंदर आया, 500 ml बाहर चला गया, 500 ml अंदर आया, 500 ml बाहर चला गया, तो ये आपका कौन सा वॉल्यूम आएगा, टाइडल वॉल्यूम आ रहा है, इन एंड आउट, इन एंड आउट। तो रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने निकालना है, तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके रेस्पिरेटरी रेट के साथ। तो इसमें क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम आपका क्या था, 500, और उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, एक मिनट में कितनी दफा रेस्पिरेशन होती है, 12 टाइम, तो 500 × 12, ये कितना हो जाएगा, 6000 ml पर मिनट। आप अपनी बॉडी के अंदर 6000 ml एयर जो है वो
1 मिनट के अंदर इन एंड आउट करवाते हो। उसके बाद है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। आपने एक चीज नोट करें कि जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद खींच के फोर्सफुली सांस लो, फोर्सफुली फोर्सफुली आप एक सांस लो, इंस्पायरेशन करो, उसके बाद आप 1 सेकंड के लिए उसको छोड़ो, ठीक है? तो आपकी जो है एकदम से जो मैक्सिमम उसी टाइम पे एट दैट 1 सेकेंड आप जो फोर्सफुली एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है, जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। इसको हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ अ फोर्स्ड एक्सपेल्शन आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद जब आप उसको सांस को छोड़ते हो तो जो पहले सेकंड में आप एयर बाहर निकाल रहे हो, दैट इज फोर्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ये ज्यादातर टेस्ट किया जाता है आपके जो है लंग फंक्शंस के टेस्ट को, कि वो नॉर्मली काम कर रहे हैं कि नहीं, कितने परसेंट तक जो है वो फंक्शनल है, इसके लिए भी हम टेस्ट करते हैं। और इन केस ऑफ एस्थमा या इन अदर डिजीजेस आपका ये जो फोर्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इन 1 सेकेंड ये कम हो जाता है। और इसकी एक्चुअल कह रहे हैं कि ये होता कितना है, इट इज 80 to 90% ऑफ द वाइटल कैपेसिटी, ये इतना होता है आपका। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें। फिर आगे हैं कि वाइटल कैपेसिटी के साथ, वाइटल कैपेसिटी हमारी क्या थी? वाइटल कैपेसिटी थी कि सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपकी वाइटल कैपेसिटी थी, कि मैक्सिमम कितनी एयर एक बंदा जो है वो क्या कर सकता है, फोर्सफुली एक्सपेल कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मैक्सिमम कितनी जो है एयर इंसान जो है, एक पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, एक्सपेल कर सकता है फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। वो कितनी थी? 500 नॉर्मल ब्रीदिंग की टाइडल वॉल्यूम, फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन 3000, देन फोर्सफुल एक्सपायरेशन 1100। तो ये वाइटल कैपेसिटी आपकी 4600 थी। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी वाइटल कैपेसिटी को, ये नॉर्मल है कि 4600 ml तक, 4600 ml तक आप ऑक्सीजन को इनटेक करवा सकते हो। तो वाइटल कैपेसिटी किन सिचुएशंस के अंदर इंक्रीज हो सकती है और किन सिचुएशंस के अंदर डिक्रीज हो सकती है? एज, कहते हैं बच्चों में और बूढ़ों के अंदर जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। फीमेल्स के अंदर जो है मेल्स की निस्बत जो है वो 20% कम है वाइटल कैपेसिटी। हाइट की अगर बात करें तो जिन लोगों की ज्यादा हाइट है उनकी वाइटल कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, उनकी वाइटल कैपेसिटी उसी हिसाब से, कहते हैं ना स्टेमिना बन जाता है, उनकी वाइटल कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है। पोजीशन, स्टैंडिंग हालत के अंदर आपकी वाइटल कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर आप स्लीपिंग पोजीशन के अंदर या लेटे हुए हो। और इन केस ऑफ सर्टन कंडीशंस लाइक इन प्रेगनेंसी वाइटल कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है।